सलाम आदाब। मैं राशिद हैद ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज से। आज आप पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज पसमानदा समाज के कार्यकर्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवों के विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। पसमानदा महज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं कमाल अशरफ साहब पटना से। जी कमाल अशरफ साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। आपके बचपन और तालीम ने आपके व्यक्तित्व को कैसे आकार दिया? देखिए, आपने तो पहले ही कहा कि हम पसमानदा लोगों से बात कर रहे हैं, और पसमानदा हम लोग ऐसे नहीं हैं। समाजी तौर पर तो हैं ही, साथ में आर्थिक तौर पर भी पसमानदा रहे हैं, जिसकी वजह से शैक्षणिक तौर पर भी पसमानदगी रही है। हम लोग जो है जिस परिवार से आते हैं, वो परिवार जो है मध्यम वर्ग में भी उसको आप कहिएगा तो कमजोरी परिवार से हम लोगों का संबंध रहा। बचपन तो हम लोगों का बस समझिए कि मोहल्ले के जो स्कूल होते हैं वहां से तालीम हासिल किया गया। कभी आज इस स्कूल में, कभी उस स्कूल में। कभी ऐसा हुआ कि फीस वालिद नहीं दे तो वहां से नाम कट गया, फिर दूसरे स्कूल में। तो इस तरह से तो शिक्षा बहुत, बुनियादी शिक्षा बहुत प्रभावित हुई। बाद में फिर क्लास 7 से पटना में है मुस्लिम हाई स्कूल, फिर तो 9-10 में परेशानी हो गई। फिर 10 में जो है हमारे अंकल एक जगह शिक्षक थे, तो वहां से मैट्रिक किया हमने। वो संपत चक एक जगह है, वहाँ वो टीचर थे, तो उनके स्कूल से हमने मैट्रिक किया। फिर उसके बाद जो है 1990 में मैट्रिक करने के बाद मैंने इंटर किया 92 में। यहाँ एलपी साई कॉलेज है, मगध यूनिवर्सिटी में आता है, वहां से फिर ग्रेजुएशन पार्ट 2 किया, पार्ट 3 कंप्लीट नहीं कर पाया। इस तरह का आर्थिक संकट से जूझते रहे। 1990 में मैट्रिक करने के बाद थोड़ी एक्टिविटी हमारी हुई, क्योंकि स्कूलिंग तो ऐसा रहा नहीं कि स्कूल में कुछ जी उस तरह का शिक्षा मिले, माहौल मिले, वैसा कुछ काम हो ना। कॉलेज में इस तरह का रहा मामला। लेकिन 90 में जब मैट्रिक किया तो आमतौर पे जो विधानसभा लोकसभा इलेक्शन होता था, उस टाइम तो लालू जी की सरकार बनी थी, तो पंचायत का, वार्ड का चुनाव तो इन्होंने बंद कर। लेकिन जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ करता था उसमें हम लोग लोकल स्तर पे थोड़ा सक्रिय होते थे। और पहली दफा यहाँ पे राम कृपाल यादव 92 में उनको कप प्लेट चुनाव, वो उपचुनाव लड़ रहे थे। उनके चुनाव में बहुत सारे फिल्म स्टार वगैरह भी आए थे चुनाव प्रचार में। तब ये हुआ था कि बैलेट पेपर सिलेक्शन होता था, कुछ चुनाव बूथ उनकी कैंसिल हो गई थी। और 90 में बिहार में असेंबली स्पीकर बने थे गुलाम सबर साहब। और गुलाम जी सबर साहब के सबसे छोटे दामाद है डॉक्टर एजाज अली साहब। तो डॉक्टर एजाज अली साहब 90 से गुलाम सबर साहब के साथ वो विधानसभा अध्यक्ष की कोठी में साथ में रहते थे। लेकिन 92 में जब ये उपचुनाव हुआ लोकसभा का, तो डॉक्टर एजाज साहब भी इसमें एक्टिव हुए। और वो लोकल चुनाव में जब आए कि भाई बूथ कैंसिल हो गया है, वोटिंग होना चाहिए, वोट गिरना चाहिए, तो उनकी मुलाकात हमसे हुई। हमसे मुलाकात हुई तो उनको लगा कि भाई एक्टिव है और सूझबूझ है, पॉलिटिकल सलाहियत है, तो ऐसे की टीम जी बनानी चाहिए और जोड़ना चाहिए। उस वक्त उनको ये शौक हुआ था कुछ समाजी और इस तरह का डेवलपमेंट करने के लिए, काम करने के। तो उन्होंने वहाँ बिगना पानी में उनका नर्सिंग होम है, वहाँ पास में मदरसा शमसुल हुदा है। मदरसा शमसुल हुदा में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज के लड़के वहाँ रहते भी हैं, वहाँ से तालीम हासिल करते हैं। उसी में जहानाबाद के एक थे हाफिज अब्दुल रहमान साहब, तो वो बहुत आते जाते थे डॉक्टर साहब के यहाँ। उसी टाइम जो है जावेद हुसैन जो है बिहार में अकलियती कमीशन के चेयरमैन थे। तो उस बीच में क्या हुआ था कि एक साजिश की तथ्य होती थी कि देखिए, मुसलमानों में शेड्यूल कास्ट बिरादरियां तो हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन उन्हें हासिल नहीं है। तो उनके नाम की जो वैकेंसी आती थी, उसको ये लोग क्या करते हैं, डी रिजर्व करके, और ये लोग क्या करते हैं, डी रिजर्व कर करके जनरल कोटा करके क्लास को उसको दे देते हैं। तो जब इस तरह का उर्दू शिक्षक का मामला आया था उस टाइम, तो ऐसा जाबिर हुसैन साहब कर रहे थे।
तब डॉक्टर एजाज साहब ने उस टाइम में इनकलाबी स्टूडेंट एसोसिएशन बनाया था, और हम लोग उसमें साथ थे, मदरसा शमसुल हुदा के लड़के सब साथ में थे। तब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जा करके इसका विरोध किया था कि ये क्या तरीका है सीट है कास्ट का, और नहीं आपने आरक्षण दिया शेड्यूल कास्ट होते हुए भी, तो आप डी रिजर्व करके जनरल क्यों कीजिएगा, आप उसको ओबीसी को कीजिए। तो काफी हंगामा हुआ था विधानसभा में, जब ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा था, लाठीचार्ज वगैरह हुआ था। उसके बाद जो है ये आपस में बैठ करके एक तरह से आदमी ने सोच विचार शुरू किया कि आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम समाज में भी कपड़ा धोने वाला धोबी है, मेतर है, भंगी है, मोची है, लालबेगी है, पासी है, हलालखोर है, हर वो जाति मौजूद है जो हमारे बहुसंख्यक समाज में है। वही पेशा कर रहा है जो बहुसंख्यक समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन वो एक हाथ पे कपड़ा धोने वाला धोबी अगर राम है तो वो सुरक्षित विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ेगा, कम से कम नंबर लाके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस हो जाएगा। उसके गांव में शिक्षा के लिए उसको स्कूल और कॉलेज सरकार व्यवस्था करेगी, उसको सूद फ्री कर्ज दिया जाएगा, मतलब जीने से मरने तक उसको सहूलत दिया जाएगा। अगर कोई उसके साथ अत्याचार करेगा तो अत्याचार निवारण एक्ट के तहत उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी, कानूनी उसको सुरक्षा भी मिलेगा। तो ये सब कुछ है, लेकिन राम को तो है, रहीम को क्यों नहीं है? तो ये एक चिंता लोगों को था। तो हम लोगों ने उस वक्त बैठ करके आपस में, करीब समझिए कि मुसलमानों में 50-52 जातियां हैं, लेकिन उस टाइम 24-25 जातियां, जिसमें अंसारी, राइन, कुरैशी, मसूरी, डफाली, रंगरेज, चुड़ियारा, हलालकोर या मोची, 23 बरादरी हम लोगों का जो है, उनके लीडरों का जो, वो लोग सामाजिक संगठन चलाते थे, जमेतुल जी हवारीन या मोमिन कॉन्फ्रेंस या जमेतुल लाइन या जमेतुल कुरैश, ये लोग चलाते थे। तो इन लोगों की एक मीटिंग करके ये राय हुई कि क्यों नहीं हम लोग उस तरह का प्लेटफॉर्म बना के इस काम को किया जाए, एक ताकत बना के किया जाए, और सब लोगों की आवाज एक साथ उठाई जाए। तब लोगों की इस पर इतफाक राय हुआ। तो 1994 में डॉक्टर एजाज अली साहब की क़यादत में पहली दफा बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, एकदम सीधा सीधी नाम रखा गया, कहीं किसी को इसमें कोई संकोच नहीं होगा कि इनका संगठन है। और बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा इसलिए रखा गया कि आप वो जो अशराफिया तबका है, 4-5 शेख सैयद, मुगल, पठान, मिर्जा, इनके अलावा तमाम वो लोग, वो किसी न किसी तरीके से, चाहे राज्य सरकार का अति पिछड़ा या पिछड़ा सूची हो या सेंट्रल का ओबीसी हो, वो पिछड़ों में आते हैं। तो जब पिछड़ों का फेडरेशन बनाइएगा तो पिछड़ों का मोर्चा नाम रखा गया। लेकिन इसको जो है अशराफिया तबका ने इस तरह का तूल दिया कि ये लोग मुसलमानों को बांट रहे हैं और तफरीक पैदा कर रहे हैं और बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब इतना हंगामा हुआ कि आप समझिए कि डॉक्टर एजाज पर इस तरह का आरोप लगा, जिस तरह से जगदेव प्रसाद जहानाबाद के जो पूर्व सांसद थे, शहीद जगदेव प्रसाद सिंह, जो नारा दिया था उन्होंने, 100 में 90 हमारा है, 10 इसको खाता है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आदि आदि उन्होंने कहा था। जी में आपके अली अनवर साहब जो हैं, ये उस जमाने में पत्रकार थे और जनसत्ता वगैरह में ये लिखा करते थे। तो इन्होंने एक इंटरव्यू की शक्ल में डॉक्टर एजाज का छाप दिया, जो जगदेव प्रसाद ने कहा उससे जोड़ करके कि डॉक्टर एजाज ने ऐसा कहा है। हालांकि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही थी। उस टाइम हम लोग साथ में जरूर रहते थे, लेकिन हम लोगों की हैसियत वो नहीं थी मेन फिगर वाली। उस वक्त डॉक्टर एजाज के साथ अब्दुल रहमान साहब थे, गुलाम सरवर आजाद साहब थे, और कई लोग थे जो उनके साथ रहा करते थे। और एमएलए क्लब आपका जो है वहां था, वहां 85 नंबर में अंजुमन तरक्की उर्दू की ऑफिस थी। तो चूंकि अंजुमन के लीडर रहे थे गुलाम सरवर साहब, तो वहां पर अली अनवर साहब ने एजाज अली का इंटरव्यू लिया था, बंद कमरे में, सिर्फ वो और वो थे, हम लोग साइड में थे। लेकिन जब अखबार में ये खबर छपी, इस तरह का आरोप लगा, तो हमने कहा था डॉक्टर एजाज को कि आप इस पर आज कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप पर ये जो आरोप लगाया जा रहा है आप इसको जो है कंडेम कीजिए। तो उन्होंने कंडेम तो किया, लेकिन क्या है कि आरोप जो है वो तो बड़े बड़े इसमें छपा, लेकिन कंडेम तो छोटी सी लाइन में छपा, कंडेम तो किसी ने देखा नहीं। उसके बाद जरायम और किस्में किस्में बहुत सारे मैगजीन में। मतलब अगर डॉक्टर एजाज एक गरीब परवर सर्जन ना होते ना, तो ये साजिश ऐसी थी कि उनका कत्ल भी हो सकता। खैर, और 1994 से जब बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बना था,
तो अली अनवर वगैरह सब डॉक्टर एजाज अली की क़यादत में ही साथ में थे। लेकिन 1998 में पहली दफा क्रिस मेमोरियल हॉल में जिहाद कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव, गुलाम सरवर, सारे लोग शामिल हुए। उसी कॉन्फ्रेंस में उसी दिन मैदान में बैठकर अली अनवर, गुलाम सरवर आजाद, उस्मान हलाल खोर, नूर हसन आजाद, ये लोग बैठ करके बैकवर्ड को किया पसमानदा, मुस्लिम मोर्चा को महाज, और ऐलान किया कि हम पसमानदा मुस्लिम महाज एक नई संगठन आज से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने अपना अलग शुरू किया। लेकिन 94 से पहले बैकवर्ड मुसलमानों के बीच वो मूवमेंट नहीं चला था जो 94 से डॉक्टर आजाद ने शुरू किया। तो इसमें काफी हंगामा हुआ, बहुत सी बातें पैदा हुई। बाद में 2000 में उन्होंने बैकवर्ड को यूनाइटेड कर दिया, और यूनाइटेड इसलिए कर दिया कि उनको लगा कि क्योंकि 94 में जो हम लोगों का सवाल था, एक तो ये था कि हिंदू समाज में जो दलित जातियां हैं वही समान जातियां मुस्लिम समाज में है, उनको अनुसूचित जात मिलता है, इनको क्यों मिलता है, तो इन्हें भी अनुसूचित जात दिया जाए। पिछड़ा आयोग का चेयरमैन और मेंबर जो है पिछड़े समाज का ही हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो। उसी तरह से हुआ कि जो हमारे यहाँ पेशावर बिरादरी पार्टीजन है, उनके दस्तकारी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है कोऑपरेटिव का निर्माण करे। इस तरह से 5-7 डिमांड, पिछला जो 27% आरक्षण है उसमें 8.44 जो मंडल ने किया है उसको सुरक्षित किया जाए ओबीसी के लिए। इस तरह का 4-5 था, सत्ता में हिस्सेदारी दिया जाए पिछड़ों को, ये सब उस टाइम रखा गया था। लेकिन जब ये हम लोगों का जब बिहार से दिल्ली की तरफ प्रस्थान हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ कि यहाँ पे कनाट पैलेस में सुपर बाजार है, वहां पर एक लॉ बुक की किताब है। हम उस किताब की दुकान में गए थे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लेना है, गोपाल सिंह कमीशन की लेना है, कि देखा जाए वो रिपोर्ट में क्या था। तो उस किताब में दुकानदार ने कहा कि गोपाल सिंह कमीशन की किताब तो आपको किसी सांसद के जरिए मिलेगा, मंडल कमीशन आप ले लीजिए। तो उसी किताब की दुकान में हम लोगों ने एक किताब देखा था जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनी हुई थी कि कौन स्टेट में कौन सी जातियां शेड्यूल कास्ट में आती हैं। उसमें दिल्ली में कौन जातियां हैं, तो दिल्ली में था कि जोलाहा भी शेड्यूल कास्ट में है, भी है, यूपी में कि खटिक भी है, जैसे मेहतर, भंगी, लालची तो हर जगह है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा कि चिक है, चिकवा है, कहीं कहीं ये है, कहीं वो है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सूची था। तो जब उस किताब को हम लोग देख रहे थे तो उसी वक्त हमने देखा कि उस किताब में एक लाइन ऊपर लिखा हुआ है कि ओनली फॉर हिंदू रिलीजन शेड्यूल कास्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वहीं से हमको लगा कि ओनली फॉर हिंदू रिलीजन ऐसा क्यों लिखा है। तो फिर हम उस किताब को ले लिया। उसके बाद डॉक्टर साहब के साथ हमने इस पर चर्चा किया, तो फिर डॉक्टर साहब ने इसकी तहकीक की। तब उसके बाद पता चला कि आर्टिकल 341 है जिसके तहत जो है शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया गया है। लेकिन 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि ओनली हिंदू रिलीजन को ही शेड्यूल कास्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। 1956 में तारा सिंह ने आंदोलन किया तो सिखों को जोड़ा, और 1990 में रामविलास जी ने बीपी सिंह की सरकार से मंडल कमीशन के साथ साथ बुद्धिस्टों को शामिल करा लिया। हम लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ 94 में। जब हम लोग रामविलास जी वगैरह से मिले तो उन्होंने कहा कि देखिए आप यहाँ क्या मामला है कि कुछ बोलिएगा तो फतवा आता है। अब फतवा जो आता है ये अच्छी चीज नहीं है भाई, लोगों का सारा मुस्लिम समाज में मैसेज खराब हो जाता है। तब हम लोगों ने जो है कुछ मुस्लिम उलमाओं से इस संबंध में बात किया। वो फतेहपुरी जामा मस्जिद जो है दिल्ली, मुफ्ती क्या नाम उनका, मुकर्रम साहब, अब जमातुल हिंद के लोग, ये जितने भी लोग थे, जहां जहां लोग थे, हम लोगों ने सब लोगों से मुलाकात करना शुरू किया। हालांकि इसमें बहुत सारी दुश्वारी पैदा हुई, लेकिन हम लोगों ने किया और उन लोगों को मजबूर किया कि आप ये एक्सेप्ट कीजिए। तो उसी वक्त जो है एक ताल कटोरा प्रोग्राम किया गया था जिसमें सारे मजहबी लोगों को जोड़ा गया था। वो मुस्लिम मजहबी लोग भी थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे। उन लोगों के साथ 341 पे ये दिखाने के लिए कि सब लोगों की हमायत हासिल है। हमने जो मंच तैयार किया उसमें तो लोगों ने आके हमायत किया है, लेकिन कभी आपके हमारे मसले को अतराफिया ने अपना मसला नहीं बनाया। जब जब 341 और दलित मुस्लिम आरक्षण का मामला ऊपर आया तो इन्होंने डायरेक्ट विरोध ना करके कहा कि मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। जहां 10% आरक्षण किया, इधर लालू यादव, उधर मुलायम सिंह यादव, ये लोग जहां सपोर्ट किया, आपका मुद्दा दब गया, उनका मुद्दा उठ गया। ये हरकत इन लोगों ने हमेशा किया। तो यही सब मामला होता रहा। इसी में हम लोगों ने मूवमेंट चलाया। 2000 के बाद जो है डॉक्टर साहब को लगा कि सब लोगों को
इत्तेफाक राय से जोड़ना है, तो सबका हिमायत लेना है, तो हमको 341 को हासिल करना है ताकि सब लोगों का रास्ता खुल जाए इससे। तो उन्होंने बैकवर्ड की जगह यूनाइटेड कर दिया। लेकिन हम लोगों ने लगातार मूवमेंट चलाते हुए जब ये देखा कि नहीं, उन्होंने किया जरूर है लेकिन इसका फायदा हमारे समाज को नहीं मिल रहा, तो 2021 से डॉक्टर साहब अपना यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा चलाते हैं। लेकिन 2021 से हमने कहा कि नहीं, बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा को हम जिंदा करेंगे और हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो हम जी बिल्कुल 2021 से जो हमारी सलाहियत है, हम 2021 से बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा से काम कर रहे हैं। अब रहा हमारे साथ मसला ये है कि हम लोग इकोनॉमिकली तौर पर साउंड नहीं है। हम लोगों को अल्लाह ने जज्बा दिया है, तजर्बा दिया है, 94 से अभी तक का 30 साल का तजर्बा है, मेहनत किया है, जज्बात जज्बात दिया है। हम लोगों ने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तरह का मसले को झेला है। लालू प्रसाद यादव ने कभी भी हम लोगों के मसले को स्वीकार नहीं किया। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि 99 में हम लोगों ने ये डिमांड रखा था लालू जी से कि आप जो मुसलमानों के साथ जो सिर्फ शेख और सैयद और पठान इन्हीं लोगों को घेरे हुए हैं, भाई पसमानदा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान जिसकी 90% 85% आबादी है, वो आपका वोटर है, आप उसको हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा। उनके साथ बैठे हुए थे शकील अहमद खां, इलियास हुसैन, उबैदुल्ला खान आजमी, अली अशरफ फातमी, बारिश सिद्दीकी, जो उनका अशराफिया मंडली है, वो पूरा बैठा हुआ था। और हमने ये डिमांड एक डेलीगेशन के शक्ल में किया था। कहा कि तुम कौन है? हम बोला भाई हम राइन है। ये क्या? बोला जिसको ठेठ भाषा में कुजरा कबाड़ी कहते हैं। ये क्या होता है जी? हम बोला भाई आप अपने गुलाम सरवर साहब से पूछ लीजिए क्या होता है। बोला लालू जी जुबान आप ही ने दिया है, अकल आप ही ने खोला है, अब जब हम जगे हैं तो हमें हिस्सेदारी भी आपको देना होगा, और हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो हम विरोध भी करेंगे। तो उसने वो गुस्सा हो गए, कौन इन लोगों को आने दिया जी, भगाओ हटाओ, जो उनका अपना स्टाइल है। तो हमने कहा कि देखिए उस टाइम हम यंग थे, आप समझिए ना, 90 में मैट्रिक किए थे, और ये 98 की बात है, 99 की, और लालू जी की उस वक्त हवा थी। तो हमने कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी पूरा बिहार जीतिए, लेकिन मधेपुरा से हम आपको लोकसभा नहीं जाने देंगे। जब हमने ये कह दिया तो भाई तो बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए, मुंह पर कहना। और उस टाइम समझिए कि पूरा इलाका बाढ़ का है, बाढ़ प्रभावित मामला था। हमने ऐसा कहने के बाद हम, मेरे साथ अयूबी साहब थे, हम 2 आदमी पटना से गए, वहां हमारी टीम थी लोकल, उन लोगों को जोड़ा, शरद यादव से मुलाकात हुई। शरद यादव को हम लोगों ने कहा कि देखिए 341 के सवाल पे लालू जी का हमने विरोध किया है, और पिछड़ों की सत्ता में हिस्सेदारी का हम लोगों का सवाल है, और अगर ऐसा आप नहीं कीजिएगा तो हम आपके साथ भी यस में नहीं रहेंगे। हम आज आपके साथ इसलिए आए हैं कि लालू ने हमारी बात नहीं सुनी, हम उनका विरोध करेंगे। तो शरद यादव जो है वो, नरेंद्र यादव आज मंत्री हैं, उस टाइम वो आलमनगर के विधायक थे। एक अब्दुल सत्तार साहब, वो शेख हैं, ईटा भट्टा के मालिक हैं, वो माइनॉरिटी से थे। और एक वहां अबू सुभान थे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। इन लोगों के साथ हम लोगों को जोड़ा और कहा कि भाई इन लोगों का इस्तेमाल करो, इन लोग बहुत मजबूत टीम है। तो हमने कहा था कि शरद जी कॉन्डम समझने की कोशिश मत कीजिएगा, यूज किया फेंक दिया। आज हम लालू जी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं तो कल आपके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। तो बहरहाल वहां हम लोगों ने जाकर के अपने लोगों से बातचीत किया। हमने कहा कि देखिए आज आपकी हालत जो है जर्जर है, आज भी आप खेती मजदूरी कर रहे हैं, टमटम टागा रिक्शा चला रहे हैं, आप 2 वक्त खाते हैं, 2 वक्त भूखे रहते हैं, बच्चों को पढ़ने लिखने का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज जब संघर्ष कीजिएगा, आज आप जब लड़ाई को मजबूत कीजिएगा, तो आने वाले दिनों में इसका फायदा मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपको फायदा दिला देंगे, लेकिन हाँ, आपके वोट देने से पहले भी आपको फायदा नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, लेकिन अभी अगर आप एक फैसला लीजिएगा तो इसका फायदा आगे जरूर होगा। तो हमने अपने लोगों को वहां जाकर समझाया। वहां जो आबादी है वो 1.25 लाख के करीब, 1.5 लाख मुसलमान है, उसमें अक्सरियत जो है वो शेख बरादरी के लोग भी हैं। उसके बाद वहां राइन है, मंसूरी है और लहरी है, और भी दूसरी छोटी छोटी बिरादरियां हैं। तो इन लोगों को जाके हमने समझाया और हमारी बात को इन लोगों ने सुना, और उसी का परिणाम है कि 99 में जो लालू जी की हवा थी, ऐसी हवा कि लोग कहते थे कि जो जानवर कुत्ता बिल्ली को अपना सिंबल दे देंगे तो वो चला जाएगा पार्लियामेंट में। तो लालू यादव चुनाव हार गए 37,000 कुछ वोट से। शरद यादव को पता था कि मुस्लिम वोट टूटा है,
काउंटिंग में गड़बड़ ना हो जाए। तो यादव क्या किए थे कि अनशन पर बैठे थे। तो लालू जी को लगा चुनाव हार रहा है तो अनशन कर रहा है। वो पटना से बोल रहे थे कि तुम भूख से मरो चाहे गंगा में डूब के मरो, जनता का फैसला हो गया है। लेकिन जब फैसला हुआ तो फैसला में परिणाम सामने आ गया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2000 में लालू यादव ने कहा मोर्चा को कि 9-10 विधानसभा का टिकट लो, अपने लोगों को चुनाव लड़ाओ। लेकिन डॉक्टर यादव ने उस वक्त इसको इनकार कर दिया। उनका एक ही लक्ष्य था कि 341 में हमको संशोधन चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए। उस वक्त भी उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद कई मौके आए कि कुछ लोगों की बात हुई लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसी तरह से जो है जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के भी टाइम में हम लोगों की जो दिल्ली में एक्टिविटी रही, तालकोटा वगैरह में सम्मेलन वगैरह हुआ, तो वाजपेयी जी थे कुलकर्णी साहब, तो उन्होंने बराबर बुला बुला के बातचीत किया, लोगों से मिलवाया। तो आपके प्रदीप जावड़ेकर हो, सुषमा स्वराज हो, वेंकैया नायडू हो, उधर प्रमोद महाजन थे, ये सारे लोगों से बातचीत होती रही और हम लोगों ने अपनी बात को रखा। उन लोगों ने बहुत सारे ऑफर दिए। उन लोगों ने पहले आजमाया, कहा उन लोगों ने कि क्या अगर हम 341 को स्वीकार लेंगे और दलित मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे तो आपके कहने से मुसलमान भाजपा को वोट दे देगा? हम बोला सर एक बार करके तो देखिए, अगर आप अधिकार दीजिएगा तो क्यों नहीं देगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भाजपा के झंडा बैनर के ऊपर आप मुसलमानों को जमा करके दिखा दीजिए। तो उन्होंने 12 खंबा में एक सप्रो हाउस है, सप्रो हाउस ने कहा कि हॉल बुक कराते हैं, आप इसमें मुसलमानों को जमा करके दिखाइए। तो उसमें हम लोगों ने प्रोग्राम हुआ, बीजेपी का बैनर, बीजेपी का झंडा, और दिल्ली के हमारे जो मोर्चा के मुसलमान जो कार्यकर्ता थे, जो हम लोग के शुभचिंतक थे, वो सारे लोग बड़े स्तर पर जुड़ गए, जमा हो गए। तब यूसुफ अंसारी साहब जी न्यूज में वो काम करते थे। तो यूसुफ अंसारी साहब ने उस प्रोग्राम का रिपोर्टिंग किया और कहा कि ये देखिए कि आज यहाँ जो है वाजपेयी के हमायत में काफी मुसलमान जमा हुए हैं, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मुझे खून दो मैं आजादी दिलाऊंगा, उसी तरह आज मुसलमानों ने ऐलान किया है कि वाजपेयी मुझे आरक्षण दो मैं वोट दिलाऊंगा। ये यूसुफ अंसारी का रिपोर्टिंग भी था। लेकिन सब कुछ के बावजूद बीजेपी ने सीधे सीधे 341 को एक्सेप्ट नहीं किया। बार बार उन लोगों ने नहीं समझाया कि डॉक्टर साहब आप ऐसा कीजिए कि आप बिहार में मेडिकल कॉलेज बना लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बना लीजिए, या संगठन को बोलिए तो कुछ फाइनेंस कर देंगे, और कुछ बोलिए या अलग से कुछ बोलिए अपना डिमांड को, तो वो हम करते हैं। लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि हम लोग का एक ही मकसद था कि 341 में हमको जोड़ा जाए, तो इसलिए वो सारे मामले को हम लोगों ने ठुकरा दिया, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये मूवमेंट 94 से लगातार चला। 2008 में जब नीतीश कुमार 2005 में बिहार में आए, और 2008 में उससे पहले जो है सबर साहब का यहाँ पे उर्दू जयंती वगैरह हम लोग 10 जनवरी को करते, उसमें उन्होंने जो है गुलाम सबर मेमोरियल हॉल और गुलाम सबर का सरकारी जयंती वगैरह किया। तो उसी वक्त जो है डॉक्टर साहब का अटैचमेंट हुआ नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार ने उनको जो है 2 साल के लिए राज्यसभा भेजा। तो वो पहला मौका था कि सत्ता की तरफ ये जुड़े। नहीं तो 2008 से पहले हम लोगों का एक ही था, सिर्फ मूवमेंट को मजबूत करना और मूवमेंट को आगे बढ़ाना। यही वजह है कि आप देखिए 1998 पसमानदा मुस्लिम महाज बना, पसमानदा मुस्लिम महाज से अली अनवर साहब 12 साल राज्यसभा रहे। अभी उत्तर प्रदेश में यूसुफ अंसारी साहब, परवेज हनीफ साहब, ये लोग अलग अपना रजिस्टर्ड पसमानदा मुस्लिम महाज चला रहे हैं। मेरी परवेज हनीफ साहब से मुलाकात है कि समझिए कि वो ज्ञानी जैल सिंह की पोती थी राजराज सिंह, वो पीलीभीत से चुनाव लड़ रही थी। तो हम लखनऊ में थे, तो लखनऊ के लोगों ने जो उनसे मेरी मुलाकात कराई थी, और वहाँ नबी बख्श मंसूरी साहब थे, अब बेचारे याद तो नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो मंसूरी पैगाम चलाते थे, बहुत हम लोगों के मजबूत साथी थे। तमी गुजर साहब हैं जो गुजर बरादरी से इंजीनियर हैं, वो हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते थे। तो इन लोगों के साथ हम लोग की टीम वहाँ पीलीभीत भी गई राजराज सिंह के हमायत में। तो वहीं हमारी मुलाकात रियाजुद्दीन बंजारा से हुई जो पीलीभीत हैं। तो उनको हम लोगों ने बताया कि देखिए आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आपको आप शेड्यूल ट्राइब में तो आ सकते हैं, वहां कोई प्रतिबंध नहीं है, आप अपनी लड़ाई लड़िए। आप कहिए कि आपको शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए क्योंकि आप बंजारा हैं, आप आज यहाँ कल वहां कल वहां, आपका रहता है मामला तो जस्ट ट्राइबल्स मामला है। तो ट्राइबल्स में कोई दिक्कत नहीं है, कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, आप ट्राइबल्स की लड़ाई लड़िए। अब उन्होंने नहीं लड़ाई आगे बढ़ाया तो ये उनकी मर्जी। लेकिन उस वक्त हमारी मुलाकात परवेज हनीफ साहब से हुई थी पीलीभीत में। आज हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सक्रिय हैं
लेकिन हम लोग तो 94 से सक्रिय हैं। उस वक्त हम लोगों ने जब आवाज उठाया जब लोग डरते थे, बोलते नहीं थे। लेकिन आज जब ये आवाज आगे बढ़ी है, हमारे बीच से बहुत सारे हमारे युवा तालीम हासिल किए, समझने लगे, देखने लगे, वो लोग भी बोलने लगे, उन लोगों की भी ताकत आगे आई है, तब तो मामला आ गया है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने, मान लीजिए उनकी आइडियोलॉजी जो है उस, लेकिन जो कह दिया 2-3 बार पिछड़ों के या पसमानदों के हिमायत में, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा समाज में। और उसका आज एक असर है कि अभी हम यही कुछ दिन पहले ये देख रहे थे, हालांकि इसके पहले जमात उलमा हिंद ने, महमूद मदनी और अरशद मदनी वगैरह ने 341 के सवाल को जरूर उठाया हम लोगों के मिलने पर, कहने पर, लेकिन साथ में 8.4 भी रखा और साथ में मुस्लिम जात पर आरक्षण भी रखा। लेकिन अभी एक उनका हम इंटरव्यू देख रहे थे, किसी जगह बोल रहे थे कि बड़ा ईमानदारी से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस्लाम में इजाजत नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में यह मामला है। तो जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, हम चाहेंगे कि बाकी लोग भी एक्सेप्ट करें और प्रॉफिट बोर्ड से लेकर जितनी मजहबी तंजीमें हैं वो पिछड़े पिछड़े मुसलमान जो है उनकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में मुस्लिम औरतों ने महिला बोर्ड बनाया है लखनऊ में, कल ऐसा ना हो कि पसमानदा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बनने लगे तो कहिएगा कि फिर इस तरह का मामला शुरू हो गया। अगर आप नहीं जोड़िएगा, साथ में लेके नहीं चलिएगा, तो लोग तो कर सकते हैं ना। तो यही सब मामला रहा है। हम लोग देखिए फैमिली बैकग्राउंड से बहुत स्ट्रांग नहीं रहे, स्कूलिंग आपको बता दिया, कॉलेज भी बता दिया कि बहुत मुश्किल से हम लोग की पढ़ाई हुई। और चूंकि कोई हम लोग के साथ बैकग्राउंड मजबूत नहीं रहा, 94 से डॉक्टर आजाद साहब के साथ जुड़े रहे, उसके बाद उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बीच में 1-2 दफा उनसे भी किसी किसी बात को लेकर के नाराजगी हुई तो कुछ दिनों के लिए इरादगी भी किया, फिर उन्होंने जो है जोड़ने की कोशिश की तो जुड़े भी। लेकिन अभी जो है वो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा अपना चला रहे हैं और 2021 से हम क्लियर बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा की अपनी वकालत करते हैं। जी कमल सर, जैसे आने वाले वर्षों में ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के लिए आपका क्या विजन है? आप किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं? देखिए 94 से आज तक हम लोगों का सिंगल डिमांड यही रहा है कि जो 341 में रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाया जाए। रामविलास जी जब केंद्र में मंत्री थे, हमारी मुलाकात जब होने लगी तो उस वक्त उन्होंने कहा था, अब देखिए नियत क्या थी हमने जानते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर कोई 90 से पहले इस बात को हम तक पहुंचाता या कहता तो हम जब बुद्धिस्टों के लिए किया जा रहा था तो हम मुसलमानों को जोड़ देते, एक मौका था। और सरकार तो बीपी सिंह की ऐसे भी चली गई और मंडल को इम्प्लीमेंट करने से ही सरकार चली गई, करते नहीं करते, लेकिन उन्होंने इतना कहा। और ये फैक्ट है कि 1950 में जब ये ऑर्डर आया, 1959 में जब सिखों को जोड़ा, 1990 में जब बुद्धिस्टों को जोड़ा, तो मुसलमानों के नाम पर लीडरशिप तो थी, कायदीन सोकौर तो हमारे थे, उन्होंने क्यों नहीं इस आवाज को उठाया? ये आवाज तभी क्यों उठी जब हमारे बीच से लोग आगे आए, हमारे बीच के लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, इस पर हल्ला हंगामा किया, बात को मजबूती से रखा, तब ये बात आगे आई। उसी तरह से जब ये सब एक्टिविटी हम लोग की हुई तो रामविलास से जब हम नजदीक हुए तो रामविलास पासवान ने हमको कहा कि ऐसा है कमाल हजरत जी, आप बहुत एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, जुझारू हैं, हम चाहेंगे कि आप जो है हमारा दलित सेना संगठन चलता है उससे जुड़िए और आप मिल करके काम कीजिए, हम आपके 341 के लिए काम करेंगे, आप दलित सेना दोनों भाई मिलकर काम कीजिए। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग काम किए और रामविलास जी ने बहुत मजबूती से हमेशा 341 को और दलित मुस्लिम आरक्षण के सवाल को हमेशा बहुत मजबूती से रखा, कॉलिंग अटेंशन भी लाया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलाया, सब कुछ किया। यहां तक कि जब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया तो हमको उन्होंने फाउंडर में मेंबर बनाया। उसी वक्त हमको बिहार का अल्पसंख्यक का प्रधान महासचिव बना दिया और फैजान अंसारी हमारे थे, उनको अध्यक्ष बना दिया। बाद में हमको कहा कि आप अध्यक्ष बनिए, फैजान साहब खगड़िया रहते हैं, पटना अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारा फैजान अंसारी साहब से रिश्ता आज भी अच्छा है, तब भी अच्छा था। हमने कहा कि सर हम लोग मिलकर काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उन्होंने हमको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, लेकिन हम अपना प्रधान महासचिव कैसे से काम किया फैजान साहब के साथ मिलकर। फिर उन्होंने युवा में रखा, फिर मेन बॉडी में महासचिव बनाया। यहाँ तक कि 2004 के विधानसभा चुनाव में रामविलास जी के साथ बाजाबता हमारा हेलीकॉप्टर कैंपेनिंग बिहार में हुआ।
तो रामविलास जो है हम लोगों को उन्होंने जो है परखा, देखा, समझा और हम लोगों के इशू को बहुत आगे बढ़ाया और अपने साथ जोड़ के रखा। और हमने सिवाय उनके और भी किसी ना नेता ना दल किसी के साथ सियासी तौर पर हम आज तक नहीं जुड़े। हमारा हमेशा समाजी मामला रहा, मूवमेंट से जुड़े रहे। लेकिन अब हमें ये लगता है कि हमारे लोगों को सत्ता से जुड़ना चाहिए, क्योंकि सत्ता एक ऐसी चाबी है जो हर जी ताले को खोलती है। इसलिए अब हम ये चाहेंगे कि हमारे लोगों की सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो हमारी आवाज सदन में भी उठे और हमारे लोग सड़क पर भी आगे बढ़ाते रहें, आंदोलन करते रहें। जो आवाज सड़क पे उठे वो सदन से पूरा हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारे लोग सदन में भी हों। का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बातें बहुत अच्छी तरीके से रखी और इसी तरह आप असमंदस समुदाय के लिए काम करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया, आपने हम लोग की बात को आगे बढ़ाया है।